हेलो बच्चों, आज के वीडियो में हम लोग यंग मॉडुलस, यील्ड स्ट्रेन और अल्टीमेट स्ट्रेन पर डिस्कस करेंगे। हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि तीनों जो पैरामीटर है ये कितने इंपॉर्टेंट्स हैं और इनके बीच में क्या रिलेशन है। लेकिन इन तीनों पैरामीटर को जानने के लिए हम लोगों को स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है उसका जानना बहुत ज़रूरी है। तो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व पे मैंने एक वीडियो बनाया है, यदि आपको उसके बारे में ज़्यादा जानना है तो आप आई बटन पर क्लिक करके आप लोग उस पर पढ़ सकते हैं। आप तो फिलहाल मैंने स्ट्रेन स्ट्रेस कर्व का शॉर्ट में यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। हमने क्या किया, एक मेटेलिक वायर ली है। जो मेटेलिक वायर जब मैं लिया वो स्टील के लिए हम लोगों ने, तो उस स्टील के मेटेलिक वायर पे हमने क्या किया कि स्टेप बाय स्टेप हम लोगों ने स्ट्रेस को अप्लाई किया हुआ है और ये देखा है कि उसके करस्पॉन्डेंस हमें क्या स्ट्रेन मिल रहा है। और इसी स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में यदि हम एक ग्राफ प्लॉट करेंगे तो हमें इस फॉर्म में एक कर्व मिलेगा। तो ये कर्व फिलहाल किसका है, तो ये स्टील वाला जो मटेरियल लिया था हमने, जो वायर लिया था, उसका ये स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है ये। तो देखिए इस कर्व में ये जो पॉइंट है, तो इस ए पॉइंट को हम लोग इलास्टिक लिमिट कहते हैं। तो ए पॉइंट है वो हो गया इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट इसलिए हम लोग कहते हैं कि ए पॉइंट तक जब हम स्ट्रेस को अपने अप्लाई किया हुआ है और स्ट्रेस को जैसे हम रिमूव करेंगे हम लोग, तो हमारा जो मेटेलिक वायर है, तो स्टील का जो वायर है, वो अपने ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन को रिगेन कर लेगा। तो ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन को कब तक रिगेन करेगा, तो ए पॉइंट तक के वो रिगेन करेगा। तो उसकी लिमिट कहाँ तक क्या है, ए तक की उसकी लिमिट है, इसलिए हम लोग उसको कहेंगे इलास्टिक लिमिट कहेंगे यहाँ पे। अब इसके बाद जब हम स्ट्रेस को अप्लाई करेंगे, क्योंकि हमने क्या किया, जो इलास्टिक लिमिट है हमारी, उस इलास्टिक लिमिट को हमने क्रॉस कर दिया, तो अब जो हमारा मेटेलिक वायर है वो किस फॉर्म में आ जाएगा, उसका डिफॉर्मेशन किस फॉर्म में होगा, तो उसका प्लास्टिक डिफॉर्मेशन हो जाएगा। तो जो बी पॉइंट है, तो बी पॉइंट को हम लोग यील्ड पॉइंट कहते हैं और उसके करस्पॉन्डेंस जो स्ट्रेस हमें मिल रहा है, जिसको मैंने एस वाई से डिनोट किया हुआ है, तो इसको हम लोग कहते हैं यील्ड स्ट्रेन कहते हैं। तो जो बी पॉइंट है, बी पॉइंट को हम कहते हैं यील्ड स्ट्रेंथ। और जो सी पॉइंट है, तो सी पॉइंट को हम लोग ब्रेकिंग पॉइंट कहते हैं या अल्टीमेट पॉइंट कहते हैं, और उसके करस्पॉन्डेंट जो स्ट्रेस फॉर्म होता है इसको हम कहते हैं अल्टीमेट स्ट्रेंथ कहते हैं। तो हम यहाँ लिख सकते हैं सी जो पॉइंट है वो क्या है, अल्टीमेट स्ट्रेंथ। देखिए जो बी, इस कर्व में जो बी और सी है ये किस रीजन में, तो प्लास्टिक रीजन में, और ए किस रीजन में, तो ए है इलास्टिक रीजन में। तो हम थोड़ी देर के लिए इसको समझ सकते हैं यहाँ पे, ये कि ये जो रीजन है ये इलास्टिक रीजन है और ये जो रीजन है ए के राइट हैंड साइड वाला, ये प्लास्टिक रीजन है। क्योंकि इलास्टिक लिमिट के बाद जो भी हम स्ट्रेस अप्लाई करेंगे, उस स्ट्रेस को यदि हम रिमूव करेंगे तो हमारी जो बॉडी है, जो स्टील का जो वायर है, वो अपने ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन को रिगेन नहीं करेगा, क्योंकि हम जानते हैं कि उसका फॉर्मेशन किस में हो गया, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन में हो गया यहाँ पे ये। अब देखिए, अब हमने क्या लिया कि स्टील का वायर लिया हुआ है। अब हम जानते हैं जो स्टील का जो वायर है यहाँ पे, वे उस वायर का यदि हमें यंग मॉडुलस फाइंड आउट करना है, तो स्टील के वायर की यंग मॉडुलस की जो स्टैंडर्ड वैल्यू होती है वो होती है 200 × 10⁹ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होती है। और स्टील वायर की हमें पता जो यील्ड स्ट्रेंथ होती है उसकी वैल्यू होती है 250 × 10⁶ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होती है। तो ये जो वैल्यू हमारे पास यंग मॉडुलस की वैल्यू वो कहाँ तक के, तो उस ए पॉइंट तक के, मतलब वो इलास्टिक रीजन, इलास्टिक लिमिट तक के इसकी वैल्यू दी हुई है। और जो यील्ड स्ट्रेंथ जो दी है, इसकी जो स्टैंडर्ड वैल्यू है किसकी, स्टील की, तो वो इस बी पॉइंट की वैल्यू है। यहाँ पे बी पॉइंट पे हमारे पास जो यील्ड स्ट्रेंथ आ रहा है उसकी वैल्यू लिखी हुई है, और ये स्टैंडर्ड वैल्यू स्टील की 250 × 10⁶ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और ये जो अल्टीमेट स्ट्रेंथ है ये स्टील की स्टैंडर्ड वैल्यू है और इसकी वैल्यू होती है 400 × 10⁶ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होती है। तो ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू हमारा जो सी वाला जो पॉइंट है, जिस सी पॉइंट को हम क्या कहते हैं, अल्टीमेट स्ट्रेंथ कहते हैं, और इसी को हम लोग ब्रेकिंग पॉइंट भी कहते हैं और अल्टीमेट पॉइंट भी कहते हैं। तो इसके करस्पॉन्डिंग जो स्ट्रेंथ है उसको हम कहते हैं अल्टीमेट स्ट्रेंथ कहते हैं, और इसी की वैल्यू यहाँ दी हुई है। तो देखिए वायर तो हमारे पास एक ही है, स्टील का एक वायर है, लेकिन उसकी तीन वैल्यू हमारे पास में। तो ये वैल्यू किसकी है, ए पॉइंट की, ये वैल्यू बी पॉइंट की, और ये वैल्यू सी पॉइंट की। तो अब मुझे उम्मीद है कि आप ये चीज़ समझ चुके होंगे कि ये वैल्यू इलास्टिक रीजन के अंदर की है और ये जो दोनों वैल्यू है प्लास्टिक रीजन की वैल्यू है। देखिए जो ए वाली जो वैल्यू हमारी, ये वैल्यू देखो 10⁹ के फॉर्म में, मतलब इन दोनों के कंपेयर में ये वैल्यू बहुत ज़्यादा है यहाँ पे ये। लेकिन हम ये जो दो वैल्यू देख रहे हैं यहाँ पे, ये यील्ड स्ट्रेंथ
और अल्टीमेट स्ट्रेंथ, ये दोनों वैल्यू किस रीजन में आ रही है? तो ये दोनों वैल्यू जो आ रही है प्लास्टिक रीजन में आ रही है। तो प्लास्टिक रीजन के अंदर भी ये जो वैल्यू है बी की वैल्यू कम है और सी की वैल्यू ज़्यादा है यहाँ पे। तो सी जो पॉइंट है इसकी वैल्यू ज़्यादा है। तो इसका मतलब यहाँ पे है कि बी पॉइंट पे हमारा जो स्टील का जो वायर है तो दोनों प्लास्टिक रीजन में, लेकिन इसकी प्लास्टिसिटी बी पॉइंट पे कम होगी और सी पॉइंट पे इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होगी। तो ये जो हमारे पास दोनों जो स्टैंडर्ड वैल्यू आ रही है वो इसी चीज़ को इंडिकेट कर रही है तो दोनों प्लास्टिक रीजन में, लेकिन इस पॉइंट पे जो स्टील वायर है इसकी प्लास्टिसिटी की जो वैल्यू है वो कम है, लेकिन इस पॉइंट पे इसकी प्लास्टिसिटी की वैल्यू बहुत ज़्यादा है। तो मुझे उम्मीद है कि आप इस पॉइंट्स को आप समझ गए होंगे। अब लेकिन मैं फिर एक और एक एग्जाम्पल के थ्रू इन तीनों को मैं अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। अब यदि सपोज कीजिए कि हमारे पास स्टील की 3 रॉड है, हमारे पास 3 रॉड है तो उनका डायमेंशन भी सेम है यहाँ पे। तो एक जो रॉड है उसको नाम हमने सपोज ए दे दिया, सेकंड वाली रॉड का नाम बी दे दिया और थर्ड वाली रॉड का नाम सी दे दिया। यहाँ पे तीनों रॉड का डायमेंशन तो सेम है लेकिन उसकी वैल्यू अलग है। एक की वैल्यू ये ए है, यंग मॉडुलस वाली वैल्यू है, और एक की वैल्यू यील्ड स्ट्रेंथ वाली वैल्यू है, और थर्ड की अल्टीमेट स्ट्रेंथ सी वाली वैल्यू है यहाँ पे। अब हमने क्या किया, तीनों वायर लिए, तीनों जो रॉड हमारे पास में ए बी सी, इन तीनों रॉड को हमने क्या किया, इसके दोनों जो एंड है इन दोनों एंड को हमने रिजिट कर दिया यहाँ से, इसको भी कर दिया, बी को भी और सी को भी। ये हमारी 3 रॉड है और तीनों रॉड स्टील की और तीनों का डायमेंशन कैसा सेम है, लेकिन तीनों की जो स्टैंडर्ड वैल्यू है वो तीनों की स्टैंडर्ड वैल्यू अलग है यहाँ पे। अब हमने क्या किया, एक 50 केजी का लोड लिया और यहाँ पे हमने अप्लाई किया। यहाँ पे ये भी 50 केजी, ये भी 50 केजी, और ये भी 50 केजी। तीनों जो स्टील की रॉड थी, तीनों की स्टील की रॉड पे हमने क्या किया, 50 केजी का लोड लगा दिया। तो अब हम ये देखेंगे जो ए वाली जो रॉड है हमारी, ये क्या हो जाएगी, बेंड हो जाएगी। ये सपोज कीजिए ये ए की रॉड, और बी वाली जो रॉड है स्टील की, ये भी बेंड हो जाएगी, लेकिन ये ए के कंपेयर में ज़्यादा बेंड होगी। और सी वाली जो रॉड स्टील की रॉड है ये भी बेंड हो जाएगी, लेकिन ए बी के कंपेयर में ये ज़्यादा बेंड होगी। ये मान लो ये इतनी बेंड हो गई। अब हमने क्या किया, ये 50 केजी का हमने जो लोड रखा था, अब इस लोड को हमने रिमूव कर दिया। तो जैसे इस लोड को रिमूव करेंगे तो हम ये देखेंगे तो ए वाली जो स्टील रॉड है ये अपने ओरिजिन कॉन्फ़िगरेशन को रिगेन कर लेगी। तो रिगेन कर लेगी तो अब ये कैसी होगी, वापस इस फॉर्म में आ जाएगी ये ए वाली रॉड। तो ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन को इसलिए रिगेन कर रही है क्योंकि हम जानते हैं कि ए की वैल्यू क्या है, यंग मॉडुलस वाली वैल्यू है, और ये वैल्यू कहाँ तक के है, तो ये इसकी इलास्टिक लिमिट के अंदर तक के है। और हम जानते हैं कि यदि स्ट्रेस हमने अप्लाई किया हुआ है और जब उसको रिमूव करेंगे तो हमारी जो बॉडी है वो ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन को रिगेन कर लेगी। तो इसलिए जो ए वाली जो स्टील रॉड है इसके यदि लोड को हम रिमूव करेंगे तो वापस अपने ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन को रिगेन कर लेगी। लेकिन जो सेकंड वाली बी वाली बॉडी है, यहाँ से यदि हम 50 केजी का जो लोड रखा है हमने, यदि हम इसको रिमूव करेंगे तो ये अपने ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन को रिगेन नहीं करेगी, स्लाइटली बेंड हो जाएगी। तो हम ये मान सकते हैं कि ये स्लाइटली ये इतनी बेंड हो गई। बेंड इसलिए हो गई है क्योंकि हम जानते हैं कि ये जो वैल्यू है हमारे पास, ये स्ट्रेंथ, ये किस रीजन की वैल्यू है, ये प्लास्टिक रीजन की वैल्यू है यहाँ पे, क्योंकि उसका प्लास्टिक डिफॉर्मेशन हो गया यहाँ पे। और जो थर्ड वाली जो बॉडी है, यदि इसमें से यदि हम 50 केजी का लोड जब रिमूव करेंगे हम लोग, तब क्या होगा, ये एज इट इज़ जितनी बेंड थी वो उतनी ही बेंड रहेगी यहाँ पे, क्योंकि इसके कंपेयर में, बी के कंपेयर में सी वाली जो हमारी स्टील रॉड है, क्योंकि उसकी जो अल्टीमेट स्ट्रेंथ की वैल्यू है बहुत ज़्यादा वैल्यू है, वो ये चीज़ बता रही है कि इसका जो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन है बहुत ज़्यादा हो गया। तो ये एज इट इज़ उतनी ही बेंड रहेगी जितनी 50 केजी के वेट रखने पे बेंड हुई थी। अब लेकिन इसकी 90% पॉसिबिलिटी ये कि ये बेंड भी हो जाए, ये ब्रेक भी हो जाए, ये टूट भी सकती है यहाँ से, ये क्योंकि उसका तो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन हो गया यहाँ पे ये। तो ये बेसिकली डिफरेंस है कि ए वाली जो स्टील रॉड है
वो एज इट इज़ रहेगी, अपने ओरिजिनल कॉन्फिगरेशन रीगेन कर लेगी। लेकिन बी वाली है जिसकी वैल्यू जो यील्ड स्ट्रेंथ है ये स्लाइटली बेंड हो जाएगी, और जो अल्टीमेट स्ट्रेंथ जिसकी वैल्यू है सी वाले स्टील रॉड की, तो वो एज इट इज़ बेंड ही रहेगी, और ये ब्रेक भी हो सकती है या इसका फ्रैक्चर भी हो सकता है। तो ये बेसिकली जो प्रैक्टिकली डिफरेंस है किसमें, इन तीनों जो स्टील की हमने जो तीनों जो वैल्यू लिखी है, इन तीनों वैल्यू में बेसिकली ये प्रैक्टिकली डिफरेंस है। यदि हमें कोई हैवी ड्यूटी मशीन बनानी हो या कोई स्ट्रक्चरल डिज़ाइन करना, और यदि हमें स्टील का यूज़ करना है, तो जो ए बी सी 3 टाइप के जो हमने स्टील लिखे हैं, तो उसमें हम लोग जो ए टाइप वाला जो स्टील है वो हम यूज़ करेंगे, क्योंकि हम ये जानते हैं कि ये जो ए टाइप वाला स्टील है वो इलास्टिक रीजन के अंदर तक के है। यदि हमारी किसी स्ट्रक्चर के अंदर या किसी मशीन के अंदर हमने स्टील यूज़ किया है, और यदि हमें उस पर लोड अप्लाई करना पड़ रहा है, तो हम उस पर लोड अप्लाई कर सकते हैं, और जैसे लोड को हम रिमूव करेंगे तो वो जो स्टील जो लगा हुआ उस मशीन के अंदर या किसी डिज़ाइन के अंदर, तो अपना ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन को रीगेन कर लेगा। तो फिलहाल इस वीडियो के अंदर तो हमने सिर्फ स्टील का ही एग्जांपल लिया था, जबकि हम जानते हैं कि सब्सटेंस मटेरियल तो खूब सारे होते हैं, आयरन भी होता है, कॉपर भी होता है। तो उन सब का जो तीनों जो पैरामीटर है, तो पैरामीटर का हमने स्टील के पैरामीटर का जो हमने कंसेप्ट डिस्कस किया, तो ये सेम कंसेप्ट सभी टाइप के सब्सटेंस, सभी टाइप के मटेरियल पे वो एज इट एप्लीकेबल होते हैं। तो अब उम्मीद करता हूँ कि आपको तीनों जो पैरामीटर्स है ये आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे कि यंग मॉडुलस क्या होता है, यील्ड स्ट्रेंथ क्या होता है, और अल्टीमेट स्ट्रेंथ क्या होता है, और जब मैं प्रैक्टिकली एग्जांपल से आपको समझाया है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप इस चीज़ को अच्छे से समझ गए होंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में हम इतना डिस्कस करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में इसी चैप्टर के जो नेक्स्ट टॉपिक हो उसको हम कंटिन्यू करेंगे। और मेरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू।